वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जब सुबह हम रेडी हुए, टीम के साथ गपशप लगा रहे थे, फिर उसके बाद हम स्टूडियो की तरफ आते तो सलमान एकदम कहा कि शिव यहाँ एक बाल है। मैं अच्छा एक बाल से तो वो लंबा बाल और सफेद रंग। इतनी डिटेल में नहीं जाना था, मैं सिर्फ बताया जाता कि बाल गिर जाते हैं। मेरा तो नहीं था वो बाल, पर जनरली बाल तो गिरते हैं। लेकिन जो वो बाल आया कहाँ से था, सवाल ये है। मेरी बेगम के सर पे मेरी बेगम के सर पे चांदी उतर आई है, तो सफेद बाल हो सकते हैं। बेगम का इतने सफेद बाल नहीं, उसे पूरा बाल सफेद था भाई, ये मशकूक बात है। चले, अब मेरा ख्याल है इस पे ज्यादा रोशनी ना डाली जाए। बाल तो बाल है, किसी का भी गिर जाता है, लेकिन जो बाल, लेकिन वो कोट पे नहीं गिरता, दूसरों के कोट पे बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, ये जो बाल गिर जाते हैं। अच्छा, आपके बाल नहीं गिरते वैसे? नहीं, मेरे नहीं गिरते, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे। क्या खाती हैं दिमाग के अलावा? मैं कुछ नहीं खाती आजकल, मैंने बस डाइटिंग का सोच लिया है। हालांकि खुद के सारा मसला नहीं, बालों का होता है, बालों का होता है। कुछ के सारा मसला ही बालों का होता है ना, बाल गिर रहे होते हैं। कुछ के सारे बाल ही गिर जाते हैं, कुछ के कुछ बाल गिरते हैं। कुछ बाल गिरना समझ आता है, लेकिन ज्यादा बाल गिरे तो फिर समझ नहीं आता। एक तो आज हमारा ये मौजू है। इसके अलावा गैर जरूरी बाल फेस पे, मर्दों के खवातीन किसी के भी गैर जरूरी बाल, यानी कि आपके यहाँ पे आ जाए, हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये जो बाल एक तो गिर जाना, और ये मेल पैटर्न बैलेंस अपनी जगह, लेकिन बालों का गिरना, और दूसरा ये गैर जरूरी बाल। इस पर आज हम बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर मुबश्शिर डाहा, आवर फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर पहले मेरा सवाल कि शुएब ने कहा कि अगर बाल गिरते हैं तो मसला नहीं है, ज्यादा गिरते हैं तो मसला है, कम बाल भी गिरे तो मसला तो है। आखिर क्यों बाल गिरते क्यों है? असल में ना, बालों का गिरना सबसे ज्यादा जो देखा गया है ना, वो मेल में देखा जाता है, और जो प्रॉब्लम भी मेल को ज्यादा होता है बालों के गिरने का। सर खवातीन टेंशन बहुत देती है मर्दों को, क्या ये वजह? नहीं सर, खवातीन के भी गिरते हैं, लेकिन वो बचत इसलिए हो जाती है, मतलब कवर इसलिए हो जाते हैं, खवातीन के बाल लंबे होते हैं। अब उनकी क्वांटिटी कितनी है सर पे पता नहीं, इतने छोटे छोटे बाल हो तो पता लग जाता है। सेंसेस भी लगाती हैं। ऐसा ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में जो देखा, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है, वो देयर आर सम रीजंस के मेल के बाल ज्यादा क्यों गिरते हैं और खवातीन के बाल कम क्यों गिरते हैं। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि खवातीन के बाल ज़्यादा लंबे होते हैं, तो वो अगर गिर भी जाए तो इतना फील नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो खवातीन के बालों के गिरने की मेन रीज़न अभी तक सामने आई है, वो ये है कि उनमें टेंशन या स्लीप डिप्राइवमेंट की वजह से, अगर नींद पूरी नहीं हो रही, या डोमेस्टिक कोई इशूज़ हैं, अक्सर खवातीन में देखा गया है कि वो ज़्यादा सोचती हैं, या फिर कोई घरेलू मसाइल होते हैं, उसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और अचानक से गिरना शुरू होते हैं। लेकिन अच्छा, ये लेकिन रीज़न दोनों के लिए है? स्ट्रेस की वजह से बालों का गिरना? देखिए, जो मेल की रीजन है वो डिफरेंट है। ओके, ठीक है, ये मैं आपको खवातीन का बता रहा हूँ। तो स्टार्ट विद खवातीन। अब आप खुद भी जरा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें पहले फोकस खवातीन पे करना चाहिए, मजबूरी है सर। तो इसलिए स्टार्टेड विद द खवातीन इशू। हम जो खवातीन के गिरते हैं, उनकी मेन रीजन जो होती है वो उनकी स्ट्रेस होती है, और नींद की कमी होती है। डाइट की कमी भी एक हद तक हम कह सकते हैं। डिफरेंट जो हमें न्यूट्रिएंट्स और विटामिन चाहिए होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, वो अगर बॉडी में कम हो, उनका इंटेक कम हो, तब भी बाल गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं। स्ट्रेस और बालों में गिरने के दरमियान में क्या है? कोई ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं? नहीं, उसमें होता यूँ है कि जो स्ट्रेस का, वैसे तो हार्मोन कार्टिसोल कंसिडर होता है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेस के फिर डिफरेंट, जो स्ट्रेस है वो पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है, वो सिर्फ बालों पे नहीं करता, वो पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है। और जो इसलिए हम लोग आजकल बड़ा फोकस करें कि मेंटल हेल्थ अपनी ठीक रखें, या मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करें। कमिंग टू द पॉइंट, जो बाल गिरते हैं खवातीन के स्ट्रेस की वजह से, जब स्ट्रेस रिलीव हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो वो दोबारा रिकवर भी हो जाते हैं। अच्छा, एक बार बाल गिर के दोबारा आ जाएंगे, दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। ये सिर्फ उस सूरत में खवातीन के लिए जिनका स्ट्रेस की वजह से बाल गिरे हैं, जिनके स्ट्रेस की वजह से बाल गिरे हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर दिया जाए, या फिर सर्कमस्टेंसेस ठीक हो जाए, या फिर सपोज के कोई मेंटल थेरेपी ले ली जाए, उसके बाद अगर स्ट्रेस रिलीव हो जाए, उसके बाद बाल उनके दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब मर्दों पे आ जाते हैं। मर्दों के बालों के गिरने की वजह क्या होती है? मर्दों के बालों के गिरने की मेन वजह जो है वो हमारा हार्मोन है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये कन्वर्ट होता है DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। ये जाके हमारी जो स्कैल्प होती है वहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हेयर की जो हमारी नरिशमेंट जा रहे होते हैं थ्रू ब्लड सप्लाई, उसको ब्लॉक करता है। नहीं, टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा होना बालों को गिरने की वजह बनता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसको मेल पैटर्न बाल्ड इसको कहते हैं कि जो मेल का पैटर्न होता है बालों के गिरने का, उसको हम लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। और उसकी मेन रीजन वही है DHT, जिसको हम डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ही कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। अच्छा, अब क्या ये कंट्रोल किया जा सकता है कि आपके एक्स्ट्रा आप ना प्रोड्यूस करें ताकि आपके बाल ना गिरें? नहीं, इसकी कोई प्रोडक्शन ये नेचुरल होती है। नेचुरल इसमें ये किसी में ज्यादा किसी में कम है, लेकिन नेचुरल ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। इसका कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि जिसको इस तरह कंट्रोल किया जाए।
हार्मोन को हम कोशिश करते हैं, मेडिकल साइंस में भी हम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्टर्ब ना करें, जो नेचुरल वे में आ रहा है उसको ही लेके चलें। डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, आगे फिनेस्ट्राइड है, उसकी भी थेरेपी दी जाती है, वो ओरल इंटेक होता है, लेकिन उसके लिए भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इनिशियली कोई ऐसी मेडिसिन होती है ऑरल मेडिसिन जिससे बालों का गिरना रुक जाए मर्दों में? मर्दों में जो बालों के गिरने को रोकने के लिए ना हमारी तो कोशिश ये होती है कि हमको ओरल मेडिसिन की तरफ ना जाएं। अच्छा, हाँ, जो डिफरेंट थेरेपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम लोग उसके लिए पीआरपी करते हैं, हम उसको कोई मल्टीविटामिन दे देंगे, ऐसा बायोटिन दे देंगे जिसकी वजह से बायोटिन के बारे में कहा जाता है कि आप उसको सप्लीमेंट की फॉर्म में खाएं या बायोटिन रिच शैम्पू यूज करें तो उससे बाल बेहतर होते हैं। इज दैट ट्रू? देखें, जो बायोटिन है वो दोनों पे इफेक्ट करता है, मतलब जो सप्लीमेंट की फॉर्म में उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू जिसकी आप शैम्पू की फॉर्म में इस्तेमाल करें। एंड दिस इज़ फॉर बोथ, मतलब मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है। तो मतलब दिस इज इफेक्टिव फॉर बोथ, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हाँ। और पीआरपी थेरेपी है वो सिंपल सी है कि उसमें हम ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करते हैं, अलग करने के बाद उसको लोकली सर पे हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मतलब जो नरिशमेंट से डिप्राइव्ड हो रहे होते हैं हमारे हेयर या स्कैल्प में ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है, तो पीआरपी के थ्रू हम वो ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं, जिसकी वजह से बालों का गिरना ना सिर्फ कम होता है बल्कि जो हेयर फॉलिकल्स अंदर लाइव होते हैं वो भी दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। ठीक। वो मर्द हजरात जो अब बालों के गिरने से परेशान है और वो ऑरल मेडिकेशन लेते हैं, जो कि आपने खुद कहा कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से बाल गिर रहे हैं, किसी ऑरल मेडिकेशन से, किसी और तरीके इलाज से क्या उनकी फर्टिलिटी भी हिट होती है? देखिए, इसके ऊपर ना डिफरेंट स्टडीज़ हैं, मतलब अच्छा। जो अभी मैंने बताया ना कि फिनेस्ट्राइड रिकमेंड करते हैं, हम लोग भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें होता यूँ है कि डिफरेंट स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक तो ये है कि जी कि उसका जो फर्टिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल आप ठीक रहते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन स्क्लॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा आ जाता है मर्द के ऊपर कि उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। उसमें होता यूँ है कि जो फर्टिलिटी है वो डायरेक्टली रिलेट कर होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे, और स्क्लॉजिकल भी आप सोचते के हैं। वैसे भी ये देखा गया कि आपको पता है, जनरल कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि बालों गिरने की अगर आप कोई दवाई खाएंगे तो उससे आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होगी। एक जनरल कंसेप्ट है जो कि हर बंदा ये समझता है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्क्लॉजिकल इफेक्ट ज्यादा होता है फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करने का एज कम्पेयर टू जिसके मेडिकली या फिजिकली उसको कोई इम्पैक्ट आए उस चीज का। अच्छा सर, खवातीन का एक बड़ा कॉमन कंसर्न है कि फेस पे बाल आ जाते हैं बहुत ज्यादा, गैर जरूरी बाल, उनको ट्रीट करने का तरीका क्या है? क्या ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है? फिर इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? अच्छा, ख़वातीन के जो बाल होते हैं ना फेस के ऊपर, आप देखें ना, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि मेल के फेस के ऊपर बाल हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, और ख़वातीन के जो बाल हैं वो नहीं आते। मतलब जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो क्या करता है कि बॉडी में मेल पैटर्न चेंजेस लेके आता है कि मेल की बॉडी ज़्यादा सख्त होती है, बाल होते हैं चेहरे के ऊपर, और ख़वातीन के चेहरे के ऊपर बाल नहीं होते। होता क्या, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही बाल आते हैं। और जो मोस्टली ये देखा गया है कि जिन ख़वातीन को PCOS का मसला होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं इसको हम, तो उसका प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से ही चेहरे के ऊपर बाल आते हैं। ना सिर्फ चेहरे पे आते हैं बल्कि अदर बॉडी पार्ट्स पे भी उनकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। अच्छा। और जो PCOS की सिंपल सिम्टम्स हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं, उसमें एक तो पहले तो ये होता है कि जी फेस के ऊपर बाल आते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो वॉइस है ख़वातीन की, आप देखें ना ग्रेजुअली जिस तरह से एज बढ़ती है तो मर्द की आवाज़ भारी होती जाती है, ख़वातीन की आवाज़ पतली होती जाती है। तो दिस इज पैटर्न के जी जो नेचुरल वॉइस है ख़वातीन की वो पतली होगी और मर्द की भारी होगी, तो ख़वातीन की आवाज़ भी भारी होना शुरू हो जाती है PCOS की डिजीज़ में। तीसरा ये होता है कि उसमें हेयर फॉल होता है, मतलब हेयर फॉल भी होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है और आवाज़ भारी हो जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ना, सबसे पहले बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसको आप ट्रीट करें। यानी पहले इम्बैलेंस को ट्रीट करें या पहले PCOS को ट्रीट करें? देखें, जो इम्बैलेंस PCOS की वजह से ही इम्बैलेंस होता है। ओके। मतलब जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है वो PCOS की वजह से ही हो रहा होता है, और उसकी वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर ग्रोथ होती है फेस के ऊपर। जो मैंने बाकी भी आपको 3 रीजन बताए हैं कि हेयर ग्रोथ भी होती है, हेयर फॉल होता है, आवाज़ भारी होती है। तो हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम लेजर्स करते हैं, मतलब जिसको हम लोग लेजर थेरेपी बोलते हैं। और फेस के ऊपर आपने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंड है कि ख़वातीन लेजर करा रही होती हैं। अब एक जो पब्लिक को बताने की ज़रूरत है वो ये है कि जो लेजर थेरेपी है दिस इज़ टोटली सेफ। इसमें जनरल मिथ्स है हमारी सोसाइटी में कि जी लेजर कराएंगे तो कैंसर हो जाएगा, लेजर कराएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेजर थेरेपी टोटली सेफ है। वो इतनी सेफ है सर कि प्रेगनेंसी में भी करवाई जा सकती है? नहीं, प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करवाई जा सकती, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास आ जाते हैं,
वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं कि हमने लेजर कराना है। तो जब प्रेगनेंसी हो चुकी हो तो हम रिकमेंड नहीं करते, इवन कि हम अवॉइड भी करते हैं और हम नहीं भी करते, क्योंकि उसकी रीजन ये होता है कि अगर बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर आप लेजर कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट जाने के चांसेस होते हैं बेबी पे। तो सेफ साइड आप लोग प्रेगनेंसी में नहीं करते। अब वापस अपनी बात सर मुकम्मल कीजिएगा कि कितना सेफ है ये टोटली सेफ है। ठीक है। टोटली सेफ इस लिहाज से है कि इसमें ये तो हो सकता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल साथ पीसीओएस का इलाज नहीं कर रहे जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो रही है, तो लेजर के सेशन में भी बढ़ जाए। लेकिन बीइंग डर्माटोलॉजिस्ट मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप इस तरह करें कि आप ये लेजर थेरेपी भी स्टार्ट करें, साथ उसका भी इलाज करें। क्योंकि अगर तो हम जिस वजह से जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो गई है फेस के ऊपर ज़्यादा, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे और हेयर ग्रोथ को हम कम करने की कोशिश करते रहेंगे, लेजर थेरेपी से हेयर ग्रोथ कम होती है, लेकिन अगर उसकी जो रूट कॉज है उसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो वो हेयर ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप लेजर थेरेपी जब भी स्टार्ट करें तो उसके साथ साथ आपका जो पॉजिटिव फैक्टर है हेयर ग्रोथ को बढ़ाने का, उसको भी साथ साथ एड्रेस करें। लेकिन मुबशर साहब, क्या पीसीओएस का इलाज इटसेल्फ बाल खत्म करने के लिए काफ़ी नहीं है? फिर भी आपको लेजर सेशंस की तरफ जाना होगा। और समटाइम्स ये होता है कि मल्टीपल सेशंस आपके साथ कमिट किए जाते हैं। लेट्स सपोज आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, आपको कहा जाता है 7 सिटिंग्स में आपकी ये हेयर ग्रोथ खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होती। अच्छा, इसमें भी फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पीसीओएस अगर ख़त्म हो जाएगा और साथ आपने लेज़र करा लिया है तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। मतलब मैं नहीं क्लेम करता कि 100% कम हो जाएगी, लेकिन 80-90% 70% तक हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। और ये इतनी ज़्यादा कम होती है कि आपको फिर फर्दर फील ही नहीं होता कि आपके फेस पे बाल है। ठीक है। दूसरी बात जो आपने की कि क्या अगर पीसीओएस ख़त्म हो जाए तो फिर भी लेज़र थेरेपी की ज़रूरत है? जो हेयर ग्रोथ हो चुकी हुई है उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लेज़र थेरेपी की ज़रूरत है। मतलब वो फिर कराना पड़ेगा आपको। और वो कितने सेशंस होंगे? वो डिपेंड करता है। अच्छा, लेज़र की भी डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल है। मतलब कुछ मशीन ऐसी हैं कि जिनके 4 to 5 सेशंस में ही हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और दोबारा नहीं आते, विद द कंडीशन कि अगर आपने जो पॉजिटिव फैक्टर है पीसीओएस उसको भी साथ साथ ट्रीट किया है, या पीसीओएस की बजाय अगर हम कॉमन वर्ड यूज़ करें हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर उसको भी आपने ट्रीट किया है तो साथ फिर आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा नहीं होगी। हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारे पास कुछ मशीन ऐसी हैं कि जिनके सेशन ज़्यादा करने पड़ते हैं। मेरे पास जो मशीन अवेलेबल है हमारे क्लिनिक पे, उसमें अगर आप 4 to 5 सिटिंग्स मैक्सिमम वो ले लें तो आपकी 80% ग्रोथ कम हो जाती है। और एट टाइम ये भी देखा गया है कि लाजमी नहीं कि आप 5 सिटिंग्स लें, आप अगर 3 सिटिंग्स ले लें, इवन के 2 सिटिंग्स ले लें, तो भी आपकी हेयर ग्रोथ इतनी कम हो जाती है कि आपको फर्दर लेजर्स की या किसी भी थेरेपी की या किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। वो खवातीन सर जिनको जो सिर्फ अपर लिप्स के लिए या चिन के लिए भी आए डॉक्टर के पास, वो कहें कि वी आर वरीड फॉर दैट, कितने सेशंस में एरिया भी कम है, इशू भी इतना बड़ा नहीं, तब भी सिटिंग्स इतनी ही रिक्वायर्ड होती हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये भी आपके जो क्या कहते हैं ना कि हमारी कॉमन पब्लिक का सवाल है जो आपने पूछा है, वो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये अपर लिप पे है या चिन पे है या किसी भी ऐसे छोटे से एरिया पे है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हेयर ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक एरिया पे होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हम लेज़र कर रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं कि जी कि अगर ज़्यादा फेस पे होगी तो उसके ज़्यादा सेशन दोगे। आपको इस तरह से बताऊं कि एक दफ़ा लेज़र से हमने बाल बर्न कर लिया, चाहे वो एक ही बाल क्यों नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती है ना वो एज पर बॉडी वैसी ही होती है। ओके। मतलब अगर हम लेज़र एक बाल हो या एरिया बड़ा हो तब भी सिटिंग्स उतनी ही रिक्वायर्ड है। मतलब अगर तो सिर्फ लिप्स और चिन पे है तो फिर हम लेज़र करेंगे सिर्फ इस एरिया पे, उसका सिटिंग से कोई रिलेशन नहीं। टाइम कम हो जाएगा, सिटिंग्स उतनी ही रहेंगी। सिटिंग्स उतनी ही रहेंगी, टाइम भी कॉस्ट लेकिन कम होगी, कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी कम होगा और एरिया भी कम इन्वॉल्व होगा। अगर सपोज कि पूरे फेस पे है तो हम पूरे फेस पे लेजर करेंगे, पूरे फेस पे नहीं है सिर्फ चिन पे है तो फिर हम सिर्फ चिन पे लेजर करेंगे। द रिजल्ट्स आर परमानेंट, रिजल्ट्स आर परमानेंट विद द कंडीशन कि अगर आपने जो उसके पॉजिटिव फैक्टर है उसको एड्रेस किया। कि समटाइम्स क्लिनिक पे मैंने अक्सर लोगों को ट्रीटमेंट होते हुए देखा है कि जब भी लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगता है उससे पहले रेजर से रिमूव कर दिया जाता है जो भी एक्सेसिव बाल होते हैं स्किन के ऊपर, लेकिन यूजुअली ये परसेप्शन है कि अगर आप रेजर से रिमूव करते हैं तो वो बाल हार्ड हो जाते हैं और या शायद उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो जब आप लेजर से पहले ये प्रोसेस करते हैं क्या तब भी यही होता है? अच्छा, उसमें यह है कि वो भी अगेन डिपेंड करता है कि आप पहले तो किस मशीन से लेजर कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपको बताऊं कि रिमूव करते क्यों हैं। रिमूव करने के रीज़न ये होती है कि अगर आपके हेयर बड़ा है, सपोज के बड़े बालों पे लेजर कर दे तो उसमें स्किन बर्न होने के चांसेस होते हैं। लेजर क्या करते हैं, एक्चुअली जाके रूट में हिट करता है, जिसकी वजह से रूट में जाके जो हेयर रूट होती है वहाँ पे जाके उसको बर्न करता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ग्रेजुअली कम होती जाती है। ठीक है। अगर तो आपकी ऊपर शॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं, जो आप बात करें कि ऊपर जो निकलती है फेस से ऊपर या रूट से ऊपर निकलती है, उसको हेयर शॉफ्ट बोलते हैं। अगर हेयर का साइज बड़ा है और उसके ऊपर हमने लेजर किया है तो उसमें प्रीटी मच चांसेस
चांसेस होते हैं कि उसमें स्किन बर्न हो सकती है। क्योंकि अगर हेयर यहाँ पे अगर हेयर बर्न होंगे तो अलॉन्ग विद दैट वो स्किन को भी बर्न कर देंगे, तो इसलिए उसको रिमूव किया जाता है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या जो आम रूटीन में बताया जाता है कि जी कि अगर हम लेज़र उसके रेज़र से उसको रिमूव करें, रेज़र से रिमूव उस वक्त हम लेज़र के लिए करते हैं। और दूसरी बात है कि हमने ये भी देखना होता है, वैसे मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ट्रिमर यूज़ करें। उसकी रीज़न ये होती है, जिस तरह शुएब साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर तो वो हम सपोज कि हमारे पास एरिया ही सिर्फ चिन वाला एरिया है, अगर उसको रेज़र से रिमूव कर दिया गया तो मुझे तो पता नहीं लगा कि हमने लेज़र कहाँ पे करना है, कि सिर्फ चिन पे करना है या पूरे फेस पे करना है, या सपोज कि सिर्फ इन एरियाज पे करना है या अपर लिप पे करना है या कहाँ पे करना है। ट्रिमर से रिमूव करने से ये होता है कि उसकी इतनी रूट्स रह जाती हैं कि आपको नजर आ जाता है, और इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि उससे स्किन बर्न हो जाए। बिल्कुल ठीक है, करना आसान हो जाता है। जो रिकमेंडेशन है वो ये है। दूसरी बात है, मोस्टली लोग ट्वीजर से निकाल लेते हैं, उससे क्या होता है कि स्किन हार्ड हो जाती है। ठीक है। और खवातीन में तो वो इस चीज़ के बारे में बड़ा कंसर्न होती हैं खवातीन कि हमारी स्किन हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो फिर लेजर इसलिए बहुत बेहतर है कि उससे स्किन आपकी डैमेज नहीं होगी, रिजल्ट्स परमानेंट होंगे। और कुछ सेटिंग्स में डिपेंडिंग ऑन द एरिया या डिपेंडिंग ऑन के कितना इशू है, 12 चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। सर थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद दो अहम मौज़ूआत पर, एक बाल क्यों गिर जाते हैं और एक के ज़्यादा बाल आ क्यों जाए हैं। तो लेजर्स आर वेरी सेफ, लेकिन आपने याद रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने लेजर्स नहीं कराने। तो इसलिए डॉक्टर जब पूछता है हिस्ट्री, उसकी यही वजह होती है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए।